आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ए वर्जन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, जो कि बोलता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसे हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो आइए अब एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझाऊंगा। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है जिसका मास m है। इस ऑब्जेक्ट को जब हमने बेस के ऊपर प्लेस किया हुआ है तो इसमें जो है इंटरनल एनर्जी हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की है। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट बेस पे प्लेस है तो इस पर सिर्फ इंटरनल एनर्जी है। अब जब हमने इस ऑब्जेक्ट को हवा में फेंका तो ये ऑब्जेक्ट जो है हवा में हमने इसको फेंका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी इसके ऊपर एक्ट करेगी। जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो रही है। और एक पॉइंट होगा जहाँ पर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ आएगा। अब इस पॉइंट के ऊपर हमारी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी से वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी। अब दोबारा से जब ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट आएगा तो फिर से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी आ जाएगी। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। वैसे ही मॉलिक्यूल्स को जो उसके बाद में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जो है वो जो हमारा बेस है जिस जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था वहाँ पर आके वो बेस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करवा देगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी है वो उसे हम ना ही क्रिएट कर रहे हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने पहले यहाँ पे हमने पहले जो इंटरनल एनर्जी थी उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, फिर काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया, फिर पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया, फिर काइनेटिक एनर्जी हमारी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं। Whenever a system undergoes a cyclic process, the algebraic sum of a work transfer is equal to the algebraic sum of the energy transfer। ये बोलता है कि जो algebraic sum होता है वर्क का वो हमारा algebraic sum of the एनर्जी ट्रांसफ़र के इक्वल होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये भी बोलता है कि जो algebraic sum होता है वर्क का वो algebraic sum of the एनर्जी ट्रांसफ़र के इक्वल होता है। आइए हम इसे धीरे धीरे से समझते हैं। अब जैसे ये कोई हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो सिस्टम है वो एक पर्टिकुलर पाथ को बार बार फॉलो करता है। जैसे यहाँ पे हमारा सिस्टम 1 से 2 में जा रहा है, पहले 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1 और फिर से दोबारा से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो एक यहाँ पे साइकिल बन जाता है, उसे हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस साइक्लिक प्रोसेस में जब सिस्टम 1 से 2 जा रहा है तो कोई ना कोई वर्क कर रहा है, 2 से 3 जा रहा है तो भी वर्क हो रहा है, 3 से 4 जा रहा है तो भी वर्क हो रहा है, 4 से 1 में भी वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अलजेब्रिक सम ऑफ द वर्क 1 से 2 में होगा W1 2, 2 से 3 में होगा W2 3, 3 से 4 में होगा W3 4 एंड 4 से 1 में होगा W4 1। अब हम जब सिस्टम प्रोसेस 1 से 2 में जा रहा है तो वो हीट का भी ट्रांसफ़र कर रहा है। अब हीट का ट्रांसफ़र इन द फॉर्म उसमें जो हीट है वो ऐड हो रही है या फिर वो हीट को रिजेक्ट कर रहा है। उस तरह से प्रोसेस 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1 में भी हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये Q12 हीट ट्रांसफ़र एट द पॉइंट फ्रॉम 1 to 2,
फ्रॉम पॉइंट 2 to 3, फ्रॉम पॉइंट 3 to 4 एंड फ्रॉम पॉइंट 4 to 1, ये हीट ट्रांसफ़र है। तो हम इस अलजेब्रिक सम को लिख सकते हैं कि समीशन ऑफ W इज इक्वल टू समीशन ऑफ Q। इन अनदर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ समीशन ऑफ W इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ समीशन ऑफ Q। अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किस तरह से एक्ट करता है, किस तरह से वर्क करता है, कौन कौन सा इसमें फॉर्मूला भी यूज़ होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कंसाइडर करते हैं कि हमारे पास कोई गिलास है। ठीक है, इस गिलास को हमने रूम, पानी का गिलास है, इस गिलास को हमने रूम में रखा हुआ है। अब इस गिलास को हमने रूम में रखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी एनर्जी नहीं है। इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनमें कि इंटरनल एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी है, और ये इंटरनल एनर्जी ये आपस में इन मॉलिक्यूल्स को इंटरेक्ट करा रही है। कुछ मॉलिक्यूल्स को इन वॉल्स के साथ भी ये इंटरनल एनर्जी इंटरेक्ट करवा रही है, इन वॉल्स के साथ भी उनकी इंटरनल एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। तो हम जब इसे ग्लास को कोई एक्सटर्नल सोर्स से हीट प्रोवाइड करवाते हैं, हीट प्रोवाइड करवाने के बाद जो ये इंटरनल एनर्जी होगी इन मॉलिक्यूल्स की, उनमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज़ होने के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो हमारा वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। अब वाटर के इवेपोरेट होने से हम इस एनर्जी का यूज़ वर्क डन करवाने के लिए कर सकते हैं। तो ये एनर्जी का यूज़ हम वर्क डन करवाने के लिए कर सकते हैं। तो हम इस एग्ज़ाम्पल को देख के हम हमारी एक इक्वेशन ड्राइव होती है जो कि होती है डी ई इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड माइनस द अमाउंट ऑफ वर्क डन। यहाँ पे हमारा जो डी ई है वो इंटरनल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, इंटरनल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, चेंज इन हीट है। कर्ल क्यू है हमारा चेंज इन हीट, एंड कर्ल डब्ल्यू हमारा है चेंज इन वर्क डन। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर D है और यहाँ पर कर्ल है, तो इनका क्या मतलब है, D का क्या मतलब होता है और कर्ल का क्या मतलब होता है। D का मीन होता है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, एंड कर्ल का मतलब होता है इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। कर्ल का क्या मतलब होता है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। तो अब जो हमारे डी ई होता है, मतलब इंटरनल एनर्जी होती है, वो किस किस फॉर्म में होती है। हमारी इंटरनल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। अब काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वेयर, पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच, इंटरनल एनर्जी होती है हमारी यू। ठीक है, और जो हमारी ये इंटरनल एनर्जी होती है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर ये हमारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। अब इसमें एक और बात आती है थर्मोडायनेमिक्स में, जैसे कि हम साइन कन्वेंशंस की बात करते हैं। जैसे वर्क अगर डन बाय द सिस्टम किया जाए, इफ़ द वर्क is done by the system, then it is called positive work done, and when the work is done on the system, then work done is negative.
इसको मैं अभी आपको पूरे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे पास एक बैटरी है, बैटरी से हम पावर दे रहे हैं एक मोटर को, और वो मोटर आगे एक फ़ैन को रोटेट करवा रही है। वो मोटर आगे एक फ़ैन को रोटेट करवा रही है। तो इसमें जो हमारी बैटरी है वो हमारा सिस्टम है, और उस सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है। तो वो वर्क जो हमारा होता है वो पॉजिटिव वर्क डन होता है। अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई बैटरी है, यहाँ पे हमारे पास एक मोटर है, और ये मोटर फर्दर हमारी एक पुली के साथ कनेक्ट है, और यहाँ पे हमने वेट लगाया हुआ है। ठीक है, ये मोटर है, ये बैटरी है, और यहाँ पे हमने वेट लगाया हुआ है। तो ये जो हमारे वेट है, वेट की हेल्प से हम पुली को रोटेट करवाएंगे। पुली को रोटेट करवाने के बाद मोटर रोटेट होगी, और मोटर रोटेट होने के साथ हमारी बैटरी चार्ज होगी। मोटर रोटेट होने के साथ हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो ये जो वर्क डन किया जा रहा है सिस्टम के ऊपर, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और इसमें था वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, द वर्क डन इज नेगेटिव। The value of the work done is or can be negative or positive. एक बार लास्ट में कंक्लूड कर देता हूँ। When work is done by the system, then the work done is called positive work done, and when work is done on the system, then the work is negative work done. Thank you and have a nice day.